हेलो 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 हेलो। आ रही है क्या? नमस्कार, मैं मनोज जागलान। आज की क्लास में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमने एक नया टॉपिक शुरू किया है जिसका नाम है वायुदाब तथा पवनी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, सेकंड ग्रेड की आप दे रहे हैं, पीटीआई की आप दे रहे हैं, लाइब्रेरियन की आप दे रहे हैं, तो इसके फर्स्ट पेपर में भी आता है। फर्स्ट पेपर में आपका ये एकमात्र टॉपिक होता है क्लाइमेटोलॉजी का, वायुदाब तथा पवने, चक्रवात, प्रति चक्रवात। इसके बाद आप सेकंड ग्रेड एसएसटी की परीक्षा दे रहे हैं तो आपके सब्जेक्ट में आएगा। आप थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा दे रहे हैं तो आपके ये सब्जेक्ट में आएगा। आप फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी दे रहे हैं तो आपके ये एग्जाम में आएगा। आप यूजीसी नेट की एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपके ये टॉपिक एग्जाम में आएगा। आप कॉलेज लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो हरियाणा का दे रहे हैं चाहे राजस्थान का दे रहे हैं, तो भी आपके एग्जाम में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पे हम बड़े आराम से और इत्मीनान के साथ डिस्कस करेंगे कि हर बच्चे को एक एक बात समझ में आ जाए। कम कर दो सर थोड़ा। ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पवन से और वायुदाब से कि हवा क्या होती है। हवा, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो एयर, और इसी को हम कह देते हैं वायु। वायु या हवा एक ही बात होती है, एयर। एक आपका शब्द होता है पवन। पवन जो होती है वो होती है भी विंड्स। विंड्स, इन दोनों में सबसे पहले अंतर क्या है ये बताइए। तो वायु जो होती है भी, ये होता है गैसों का मिश्रण। गैसों का जो मिश्रण है, उस गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं? हवा कहते हैं। ओके, बात समझ में आई? गैसों का मिश्रण यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, ऑर्गन, इन जो गैसों का मिश्रण है इसका नाम है हवा। इसका नाम है हवा। ओके, हवा या वायु। ओके, दूसरी बात होती है पवन। पवन क्या होती है? हवा जब हवा प्राकृतिक रूप से गतिमान हो जाए तो उससे पवन कहते हैं। पवन का मतलब होता है जैसे पूर्वा पवन, पछुआ पवन, उत्तरादि पवन, दक्षिणादि पवन, ये सब पवन होती है। और हवा का मतलब होता है गैसों का मिश्रण। आपके पंखा चल रहा है तो आपको हवा लग रही है, ये हवा होती है। आपके पास से कोई गाड़ी निकली तो आपको हवा लगेगी। और जब हवा प्राकृतिक रूप से चलना शुरू कर दे तब उसका नाम होता है पवन। ओके, हम इस बात को और डिस्कस करेंगे। पवन जो रहेगा हमारा उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले हम वायुदाब पढ़ेंगे फिर हम पवन पढ़ेंगे। ये बात आपको पता रहनी चाहिए। वायु, वायु होती क्या है? वायु या हवा एक ही बात है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वायु एक भौतिक वस्तु है। वायु एक भौतिक वस्तु है। भौतिक वस्तु जैसे शब्द आता है हर बच्चे के दिमाग में एक बात आ जाती है कि हवा हमें दिखाई देगी? नहीं, हमें दिखेगी नहीं, क्योंकि वायु में जो गैसें होती हैं, ये जो गैसें होती हैं रंगहीन होती हैं। ये जो गैस होती है ये क्या होती है? रंगहीन।
और जब रंगहीन होती है तो फिर हमें दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी। लेकिन वायु को महसूस किया जाता है, वायु के तापमान को महसूस किया जाता है। इसलिए वायु एक क्या है, भौतिक वस्तु है जो विभिन्न गैसों के मिश्रण से बनी है, जो विभिन्न गैसों के मिश्रण से बनी है। वायु एक भौतिक वस्तु है और वो विभिन्न गैसों के मिश्रण से बनी है। ओके जी, अब हम बात करेंगे वायु दाब क्या होता है। तो आप वायु का दाब देखो, ये पेन इस हाथ के ऊपर रखा है, तो इसके ऊपर इस पेन का भार है, एक बात। दूसरी बात, इस पेन को ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर खींच रहा है और इसलिए ये इस हाथ के ऊपर दबाव भी डाल रहा है। अब कई लोगों को लगता है कि सर ऐसे कैसे, जैसे मान लो मैं पृथ्वी पे 60 केजी का हूं, तो आप बताइए जब मैं चांद पे चला जाऊंगा तो केवल 10 किलो का हो जाऊंगा। इसका मतलब वो 50 किलो वजन जो है वो मेरा नहीं है, मेरा होता तो मेरे साथ चांद पे भी जाता। और पृथ्वी पे मैं 60 किलो का, इसका मतलब वो 50 किलो भार दबाव किसका है, ग्रेविटी का, क्योंकि ग्रेविटी मुझे नीचे की ओर खींच रही है, तब ये भार काम करता है। तो इसी प्रकार आवाक के ऊपर भी कौन काम करता है, ग्रेविटी। आपको याद रखना है, हवा में दोनों चीजें काम करती हैं, हवा का भार और गुरुत्वाकर्षण बल का दबाव। और जब ये दोनों पृथ्वी के ऊपर दबाव डालते हैं, प्रति इकाई में कोई भी एक इकाई, चाहे वो वर्ग सेंटीमीटर हो चाहे वो वर्ग मीटर हो, उसके ऊपर जितना हवा का भार पड़ता है उस भार को वायु दाब कहते हैं। तो कभी कभी सवाल आ भी जाए कि वायु दाब में योगदान होता है वायु के भार का, बिल्कुल। गुरुत्वाकर्षण बल का, बिल्कुल। गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो भी वायु दाब इतना नहीं होता, यह बात आपको पता रहनी चाहिए। ओके, बिल्कुल। वायु दाब, वायु का अपना स्वयं का भार होता है, स्वयं का भार होता है। बिल्कुल, आप वॉलीबॉल में हवा डालो, वॉलीबॉल में हवा डालने से पहले का भार और हवा डालने के बाद का भार चेक कीजिए, भार बढ़ जाएगा, बिल्कुल। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण बल हवा को पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित करता है। इसको आप ये कह सकते हो खींचता है। ओके, अतः वायु के भार व दबाव, ये दबाव जो होता है किसके कारण काम करता है, ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, और भार हवा का होता ही है। अतः वायु के भार व दबाव को वायु दाब कहते हैं। क्या कहते हैं भी, वायु दाब कहते हैं। सही बात है, बिल्कुल। जो बच्चा अभी जुड़ा है वो कमेंट करके अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराए कि आपको बात समझ में आ रही है क्या, और कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई वॉइस में कोई और किसी प्रकार की भी आपको प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट करें। ओके भी, ठीक है जी। अगली बात पे चलते हैं। धरातलीय सतह पर प्रति इकाई, वो इकाई कोई भी हो सकती है, यूनिट कोई भी हो सकती है, प्रति इकाई क्षेत्र पर पड़ने वाले
पड़ने वाले भार को वायुदाब कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। ओके, धरातलीय सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र पर पड़ने वाले भार को वायुदाब कहते हैं। वायुदाब की खोज, ये तो एक डाटे वाला क्वेश्चन है। वायुदाब की खोज किसने की थी? ग्यूरिक ने की थी। ग्यूरिक, ये ग्यूरिक महोदय ने 1651 में की थी भी, 1651 में की। ये आपकी कुछ बातें थी। यहां तक कोई एग्जाम में आने वाला पर्सन है नहीं किसी भी प्रकार का, ये आपके समझने के लिए जरूरी था। बाकी एग्जाम में इतनी छोटी छोटी चीजें आती नहीं है। पूनम गुड इवनिंग बेटा। ओके चलो, पहली बात क्लियर हुई। अब हम बात करेंगे वायु दाब मापी यंत्रों की। वायु दाब मापी यंत्र, देखो एक सीधा आप सवाल बताओ तब तो इसका आंसर ये होता है कि वायुदाब मापा जाता है बैरोमीटर से। सबका नाम एक ही होता है, बैरोमीटर। बस एक सामान्य सा क्वेश्चन है। लेकिन बैरोमीटर 3 प्रकार का होता है, तो आपको मैं उसके अकॉर्डिंग बता देता हूं 3 प्रकार कौन कौन से। वायुदाब मापी में पहला होता है साधारण वायु दाब मापी यंत्र। साधारण वायुदाब मापी यंत्र, ओके। इसकी खोज जो की थी वो इवान जेलिस्टा ने की थी। इवान जेलिस्टा। ये हमारे कई बार क्या होता है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी खोज किसने की? इवान जेलिस्टा टोरिसेली ने। टोरिसेली, ये थोड़ा सा अजीब सा नाम है, लेकिन 2, 5, 10 बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। इवान जेलिस्टा ने, इतने से भी काम चल जाता है। इवान जेलिस्टा टोरिसेली ने की इसकी खोज। इसमें खास बात क्या होता है, इसमें जो बैरोमीटर होता है उसमें कांच की नली होती है। क्या होती है? कांच की नली होती है। और इस कांच की नली में पारा भरा होता है। पारा, एक तरफ से ये नली बंद होती है और इसमें ये क्या भरा होता है? पारा। पारा, इसमें पारा भरा होता है। इवान जेलिस्टा टोरिसेली ने 1643 में सर्वप्रथम प्रयोग किया। मतलब इस यंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग इवान जेलिस्टा टोरिसेली ने किया था और 1643 में किया था। इसमें कांच की नली में पारा भरा होता है। पारा भरा होता है तथा पारे की ऊंचाई से वायुदाब का पता चलता है। वायुदाब का पता चलता है। कई बार एग्जामिनर क्या कर लेता है, बहुत आसान लैंग्वेज में सवाल पूछ लेता है कि साधारण वायुदाब मापी में नली में पारे की ऊंचाई से वायुदाब मापा जाता है। सही बात है भी, तो बिल्कुल सही बात है। एक दूसरा होता है नीदर वायुदाब मापी। देखो नीदर मतलब अब की बार वाले में दर जो है वो नहीं है। नीदर वायुदाब मापी। वायुदाब मापी, आप अपना कमेंट जो है वो तुरंत लिख दिया करो, कोई बात नहीं समझ में आई तो। इसका नाम होता है एनीरोइड बैरामीटर।
बैरोमीटर, ये होता है एनीरोइड बैरोमीटर। एनीरोइड बैरोमीटर का मतलब नीदर, इसमें पारा नहीं होता। तो ये बात लिख देता हूं, इसमें किसी प्रकार का द्रव या पारे का उपयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। ठीक है भी, इसमें किसी प्रकार का द्रव या पारे का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है, या आप ये कहो इसकी आकृति घड़ी जैसी होती है, घड़ी जैसी होती है तथा उसके डायल पर, डायल समझते हो ना, डायल, डायल का मतलब घड़ी का डायल समझते हो आप, नीचे जहां नंबरिंग लिखे होते हैं वहां वो डायल होता है। उसके डायल पर वायुदाब को, ये काम की बात है, ध्यान से सुनना, इसके डायल पर वायुदाब को इंच सेंटीमीटर व मिलीबार, तीनों आ गए, इंच सेंटीमीटर व मिलीबार में अंकित किया होता है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। वायुदाब मापने के किस यंत्र में वायुदाब को इंच, सेंटीमीटर और मिलीबार तीनों के द्वारा दर्शाया जाता है? नीदर वायुदाब मापी में, साधारण वायुदाब मापी पारे वाले में, इसमें क्या होता है, पारे की ऊंचाई जो होती है, ऊंचाई, पारे की ऊंचाई, उसको इंच व सेंटीमीटर में मापते हैं, और इंच और सेंटीमीटर में माप के वायुदाब का पता लगाया जाता है कितना वायुदाब है। तीसरा आपका यंत्र होता है, यहीं लिख देता हूं, वायुदाब लेखी। इसका नाम होता है वायुदाब लेखी, इसको इंग्लिश में कह देते हैं बैरोग्राफ। ओके, ये बैरोमीटर होता है, सिंपल बैरोमीटर, ये एनीरोइड बैरोमीटर होता है, और ये बैरोग्राफ होता है, बैरोग्राफ। यह एक सतत, बड़ी काम की बात है, सतत एवं सतत अभिलेखी यंत्र है, अभिलेखी यंत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, किस यंत्र के द्वारा वायुदाब लगातार नोट किया जाता है? ऐसा कौन सा यंत्र है जो लगातार वायुदाब बताता रहता है कि 2 बजे कितना वायुदाब था, 2:05 पे कितना था, 2:10 पे कितना था, 2:15 पे कितना था, 3 बजे कितना था, 3:15 पे कितना था, सब बताता रहता है। इसके एक राउंड लगा होता है, ऐसे घूमता हुआ बेलन लगा होता है, उस बेलन के ऊपर अक्षर लिखे होते हैं, और वो ऐसे ग्राफ पेपर पर चलता है, तो नीचे नंबरिंग मांडता चलता है, नंबरिंग लिखता चलता है, तो ऐसे पता चल जाता है कितने बजे कितना वायुदाब था। इसमें घूमते पेपर पर नहीं भी, घूमते बेलन पर इसमें घूमते बेलन पर ग्राफ पेपर लगा होता है, पेपर लगा होता है। कहने की बात आपको समझ में आ गई, तीनों की अपनी अपनी बात है। ये साधारण वायुदाब मापी है, इसमें पारा भरा होता है, इसमें पारा नहीं होता,
वायदाब लेखी बैरोग्राफ है, ये ग्राफ पेपर के ऊपर लगातार सौते एवं सतत अभिलेखी अंतर होता है, लगातार नोट करता रहता है। इतनी बात समझ में आई भी? बताओ चलो। ओके, अगली बात पे चलेंगे। वायु दाब मापने की इकाई। देखो, आप लोग यदि बहुत अच्छा करना चाहते हो तो आप 3 चीजें सीखने के लिए जरूरी है, उनको फॉलो करो। नंबर 1, बात को ध्यान से सुने, साथ साथ लिखे। नंबर 1, बात को ध्यान से सुने और समझे। नंबर 2, साथ साथ नोट्स बनाए। जो मैं लिखता जा रहा हूं वो चीजें आप भी लिखो, क्योंकि एक बार सुना हुआ स्थायी नहीं होता। और तीसरी बात है, रिवीजन करें, रिवीजन करें। और फिर आप सफलता चाहते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार आप सोल्व कीजिए। यही सफलता का राज है, बाकी कुछ नहीं है। और कोई शॉर्टकट नहीं है, यही एकमात्र तरीका है। हाँ, इतनी बातें समझ में आ गई। वायदाब मापने की इकाई, तो देखो वायदाब मापने की इकाई जो है वो एक तो है मिलीबार, इसको बोलते हैं मिलीबार। आप देखोगे तो लगभग हमारे जो मैप होते हैं पहले के, उनमें वायदाब मिलीबार में मापा जाता है। फिर उसी समय एक और इकाई थी पास्कल। आजकल एक नई इकाई आ गई, हेक्टोपास्कल। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, वर्तमान समय में वायदाब मापने की इकाई क्या है? हेक्टोपास्कल, HYA कहते हैं इसको, HYA, हेक्टोपास्कल। ओके, 1 मिलीबार वायुदाब का मतलब क्या होता है? मिलीबार वायुदाब का मतलब होता है 1000 डाइन। डाइन जो होता है ना, डाइन, ये डाइन बल की इकाई है। 1000 डाइन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर पे 1000 डाइन बल लगता है, उसको हम बोलते हैं 1 मिलीबार। ओके, अच्छा, अब आप और काम की बात सुने। पृथ्वी का औसत वायुदाब, सेकंड ग्रेड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फर्स्ट ग्रेड में इसको कथन कारण में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप दोनों तरीके से ध्यान रखें। पृथ्वी का औसत वायुदाब, सबसे पहली बात है पृथ्वी का औसत वायुदाब है कितना? 1013.25 मिलीबार। अब एक बात दिमाग में आएगी, आगे जाके आप पढ़ोगे कि ये पृथ्वी है, इतनी बड़ी पृथ्वी पर औसत वायुदाब निकाला कैसे? क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी पर तापमान सब जगह अलग अलग है, जलवाष्प की मात्रा अलग अलग है, 0 डिग्री पे ग्रेविटी फोर्स कम है, ध्रुवों पे ज्यादा है, हर चीज अलग अलग है। तो फिर इतनी बड़ी पृथ्वी का औसत निकाला कैसे? ये 1013.25 मिलीबार वायुदाब का मतलब क्या है? तो इस 1013.25 मिलीबार वायुदाब का मतलब ये है कि इसमें 0 और 90 के बीच 45 डिग्री अक्षांश को लिया जाता है। चाहे वो आप 45 डिग्री अक्षांश उत्तर का ले लो, चाहे दक्षिण का ले लो, एक बात। तो पृथ्वी का बीच आ गया ग्रेविटी की दृष्टि से। दूसरे नंबर पे पृथ्वी का औसत तापमान, पृथ्वी का औसत तापमान है आजकल 15.2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि तापमान वायुदाब को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो वायुदाब नापने के लिए तापमान औसत ले लिया 15.2। अब समुद्र तल से ऊपर जाओगे तो वायुदाब घटेगा, नीचे जाओगे तो बढ़ेगा। समुद्र तल क्या होता है? धरातल। धरातल का मतलब समुद्र तल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, समुद्र तल पर जो वायुदाब होता है उसको पृथ्वी का औसत वायुदाब मापते हैं। 45 डिग्री अक्षांश पर, 15.2 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, और समुद्र तल पर
जो वायुदाब होता है वो पृथ्वी का औसत वायुदाब होता है। तो ये बात आप नोट कर लेंगे। पृथ्वी का औसत वायुदाब 1013.25 मिलीबार है, जो 45 डिग्री अक्षांश, 45 सही नहीं लिखा गया, जो 45 डिग्री अक्षांश पर 15.2 डिग्री सेल्सियस तापमान पर समुद्र तल पर अंकित किया जाता है। मतलब औसत वायुदाब जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस तापमान या 15.2 देख लो आप, और 45 डिग्री अक्षांश पर और समुद्र तल पर नोट किया जाता है। मतलब 45 डिग्री अक्षांश, 15.2 डिग्री सेल्सियस तापमान, समुद्र तल पे जो वायुदाब होगा वो पृथ्वी का औसत वायुदाब होगा, और वो आपका कितना है? 1013.25 मिलीबार। ये पृथ्वी का औसत वायुदाब है। अब सवाल आता है, यह 1013.25 मिलीबार वायुदाब बैरोमीटर में जो साधारण वाला बैरोमीटर है, बैरोमीटर में 29.92 इंच या 29.92 इंच या 76 सेंटीमीटर पारे की ऊंचाई के बराबर होता है। ऊंचाई के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि बैरोमीटर में जब पारे की ऊंचाई 29.92 इंच होगी या 76 सेंटीमीटर होगी, तब वायुदाब कितना होगा? 1013.25 मिलीबार होगा। एक बात और पता होनी चाहिए, 0.1 इंच ज्यादा दूरी इंच में होती है। इंच पारे की ऊंचाई 3.6 मिलीबार वायुदाब दर्शाती है। क्योंकि बैरोमीटर में तो केवल इंच से, मिलीबार वायुदाब तो हम निकालते हैं 3.4, भाई 3.4 होता है, 3.6 नहीं होता। क्या होता है? 3.4। मेरे 3.6 क्यों याद आ रहा है? एक बार चेक कर लेना भाई इसको। अब जब एक बार शक हो जाता है दिमाग में तो फिर क्लियर होता नहीं है। मेरे हिसाब से 3.4 मिलीबार वायुदाब होना चाहिए। एक बार चेक कर लेना, फिर भी यदि चेंजमेंट होगा तो कल की क्लास में वापस अपडेट कर देंगे। क्योंकि कभी भी किसी बात पे एक बार शक हो गया तो फिर आप क्लियरली उस समय कम से कम एक बार नहीं बता पाते हो, क्योंकि ये तो याद की हुई बातें होती हैं। एक बार शक हो गया तो लग रहा है। ओके, हाँ ठीक है भी, इतनी बातें समझ में आ गई। ये पृथ्वी का औसत वायुदाब था। अब हम बात करेंगे पृथ्वी पर सर्वाधिक वायुदाब कहां अंकित किया गया। पृथ्वी पर सर्वाधिक वायुदाब, तो सर्वाधिक वायुदाब तो वहां अंकित किया जाएगा जहां तापमान कम होगा, और तापमान कम होता है रूस में। तो रूस के अगाता स्थान का नाम है, रूस के अगाता में, और यहां आपका वायुदाब नोट किया गया था 1083 मिलीबार, 1083 मिलीबार। यह सर्वाधिक वायुदाब है पृथ्वी पर अभी तक नोट किया गया। पृथ्वी पर न्यूनतम वायुदाब जो है पृथ्वी का, वो आपके एक प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप है। गुआम प्रशांत महासागर में अंकित किया गया।
परंतु न्यूनतम वायुदाब टॉर्नेडो चक्रवात की आंख, और वो भी 650 मिलीबार पाया गया था। एक बार टॉर्नेडो की आंख में भी वायुदाब नोट किया गया 650। 850 से नीचे वायुदाब बहुत कम आता है, 850 से नीचे आता ही नहीं है। लेकिन टॉर्नेडो जो होता है वो तो बहुत खतरनाक चक्रवात होता है, उसमें हवा लगातार ऊपर उठती है। तो उसके केंद्र में आपका न्यूनतम वायुदाब एक बार नोट किया गया था, ये बात ध्यान रखें। हां, अब इसके बाद हम सामान्य सी बातें करेंगे। वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक, आपको एक बात बता दूं कि ये टॉपिक बड़ा व्यवहारिक सा है, तो इसमें जो केवल रटा हुआ होता है ना वो कम लागू होता है, ये बात आप ध्यान रखें। इसमें ज्यादातर जो बातें होती हैं व्यवहारिक लागू होती हैं। वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला कारक है तापमान। देखो हमें खूब समझ में आएगी ये बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तापमान में होता क्या है, आप यहां देख लो, ये एक स्थान है यहां तापमान ज्यादा है, ये एक स्थान है यहां तापमान कम है। इधर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया। आपको बिल्कुल ये बात पता है कि जहां तापमान 27 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा वहां की पवनें गर्म होंगी और ऊपर उठना शुरू कर देंगी। क्या कर देंगी? ऊपर उठना शुरू कर देंगी। इनका नाम होता है संवहनीय पवन। क्या नाम होता है? संवहनीय पवन। इनका नाम क्या होगा? संवहनीय पवन। ओके, अब आप बताओ मुझे, यहां हवा कहां बची या नहीं बची, या हवा कहां बचेगी? यहां की हवा तो ऊपर चली गई, ऊपर चली गई तो यहां हवा बची ही नहीं। और जहां तापमान कम है वहां हवा ठंडी होगी, और ठंडी होकर हवा क्या करेगी? नीचे उतरेगी। अब नीचे उतर गई, यहां वाली सारी हवा नीचे उतर गई, तो यहां हवा नहीं है। तो यहां हवा नहीं, तो ये वाली हवा यहां आ जाएगी, ये वाली हवा यहां आ जाएगी आपकी। ओके, ये वाली, और ये वाली हवा यहां आ जाएगी। तो आप बताओ फिर यहां तो हो गई ज्यादा मात्रा में हवा, या हवा नीचे उतर रही है। तो फिर यहां नीचे उतरने से क्या हो गया? एयर प्रेशर ज्यादा हो गया, यानी HP हो गया, HP हाई प्रेशर। और इधर हो गया एयर प्रेशर कम, यानी कि LP। क्यों? यहां वाली हवा गर्म होके ऊपर चली गई, यहां हवा बची नहीं, तो वायुदाब कहां से आएगा? यहां बहुत सारी हवा नीचे उतर गई तो उच्च वायुदाब हो गया। अब आपकी यहां से यहां पवन चलेंगी, यहां से यहां हवा गतिमान हो जाएगी। अब हवा कहां से कहां चल रही है? अब हवा चल रही है LP, ये HP से LP की ओर। और यही बात मैंने आपको बताई थी, जब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा गतिमान हो जाए तो उसका नाम होता है पवन। उसका नाम क्या होता है? पवन। समझ में आ गई बात? अब आपको पूरी टोटल व्यवहारिक बात समझ में आ गई कि तापमान ज्यादा होगा वहां वायुदाब कम होगा, तापमान कम होगा वहां वायुदाब ज्यादा होगा। क्यों हुआ ये आपके सामने है। थोड़ा सा और तरीके से भी बता देता हूं। उच्च तापमान, अब आप बताओ, उच्च तापमान होगा तो हवा क्या हो गई? बताओ भी क्या होगी? गर्म, गर्म वायु। उच्च तापमान यानी गर्म वायु। आप बताओ, जो वायु गर्म होगी वो क्या होगी? हल्की, हल्की वायु।
और हल्की होगी वो ऊपर उठेगी, एक बात। एक दूसरी बात, हल्की है तो वायुदाब क्या होगा? कम। तो आपका क्या होगा? निम्न वायुदाब। अरे हल्की होगी तो बाहर तो कम हो ही गया, सही बात है। निम्न तापमान, निम्न तापमान है तो ठंडी वायु, और ठंडी वायु होगी तो होगी भारी, और बाहरी होगी तो बाहर ज्यादा होगा, और बाहर ज्यादा होगा तो क्या होगा? उच्च वायुदाब। ये दोनों तरीके से मैंने आपको बात बता दी। बाकी एग्जैक्ट बात यह है कि हल्की हवा होगी वो ऊपर उठेगी, और ऊपर उठेगी तो निम्न वायुदाब हो जाएगा, और बाहरी जो होगी वो नीचे उतरेगी, और नीचे उतरेगी तो उच्च वायुदाब हो जाएगा। ये आपकी बात है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ये बता दो, बताओ भाई। हाँ, आ गई समझ में? वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि वायुदाब कहां कम होगा, कहां ज्यादा होगा, क्यों होगा, ये सब बातें हम डिस्कस कर रहे हैं यहां। ओके, 2 नंबर पॉइंट पे चलेंगे हम। 2 नंबर पॉइंट को हम कहते हैं ऊंचाई। ऊंचाई, इसी को उन्तुंगता भी कह देते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। लैटिट्यूड होते हैं अक्षांश, एल्टीट्यूड होता है ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। बताओ आपको कैसे ये बात समझानी है, वैसे ही समझा देंगे। पहली बात, पेपर में क्वेश्चन क्या आता है? पेपर में क्वेश्चन बड़ा लुभावना आ जाता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक वायुदाब, सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 पर्वतों पर, नंबर 2 घाटी में, नंबर 3 मैदान में, और नंबर 4 समुद्र तल पर। अब एग्जामिनर क्या करता है? आपका माइंड वॉश करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये एक पर्वत है, ये एक घाटी है, ये एक मैदान है। तो वो कहता है कि ये पर्वत ऊंचा होता है और घाटी होती है नीची। तो बच्चा दिमाग लगा लेता है कि नीची होगी तो वहां वायुदाब क्या होगा? ज्यादा। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मैदान तो घाटी से भी नीचा है और समुद्र तल तो मैदान से भी नीचा है। तो इसमें सर्वाधिक वायुदाब कहां होता है? समुद्र तल पे। समुद्र तल से जो ऊपर जाओगे वायुदाब घटेगा, जो नीचे जाओगे बढ़ेगा। लेकिन समुद्र तल से नीचा स्थान जाओगे वहां पानी भर जाएगा। वो स्थान रहेगा क्यों? वहां पानी भर जाएगा ना। इसलिए समुद्र तल पर सर्वाधिक वायुदाब होता है। हाँ, साथ साथ बताते चलेंगे। अभी आपके ये टॉपिक जैसे कंप्लीट होगा तो आपके ऐप पे टेस्ट आ जाएगा, और वो टेस्ट आ जाएगा, उसको आप सोल्व करके देख लेना। ओके, जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा आपको टेस्ट मिलेगा। ओके, दूसरी बात देखो, अब आपको बता रहा हूं कि वायुदाब होता कम क्यों है। ये तो क्वेश्चन था। ये आपके पास एक पर्वत है, इस स्थान का नाम है ए और इस स्थान का नाम है बी। चलो हम ये मान लेते हैं कि ये वायुमंडल जो है इसका लगभग 90% भाग 13 किलोमीटर तक होता है, 75% भाग 13 किलोमीटर तक होता है, ये मान लो, है ना। तो ज्यादातर जो वायु होती है वो 13 किलोमीटर तक की होती है। 13 किलोमीटर से ऊपर वायुमंडल वीरल होता है, वीरल। ओके, अब आप बताओ, ये पर्वत जो है वो समुद्र तल से 4 किलोमीटर ऊंचा है, तो इसके ऊपर कितनी हवा का दबाव पड़ेगा?
ये 4 किलोमीटर ऊंचा है तो 9 किलोमीटर इसके ऊपर वायु है, मतलब इसके ऊपर 9 किलोमीटर वायु स्तंभ का बाहर पड़ेगा, और इसके ऊपर 13 किलोमीटर का, 13 किलोमीटर का। मान लो ये आपका वायुमंडल 1000 किलोमीटर तक है, तो भी यहां जो बाहर पड़ेगा उससे इधर +4 किलोमीटर का बाहर ज्यादा पड़ेगा। भाई जितना भी बाहर इस स्थान पे पड़ रहा है उससे तो 4 किलोमीटर ज्यादा ही हवा है यहां। तो जो स्थान आप जितना ऊपर जाओगे वायुदाब घटता जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लो आप, ये आपके पास गेहूं की बोरी है, बोरी, गेहूं की बोरी अनाज की भर के हम ऐसे लगाते हैं। मान लो ये क्या है, गेहूं की बोरी। अब आप एक तो हाथ दो इसके नीचे, तो आपके ऊपर 1 2 3 बोरी का भार पड़ेगा, और एक आप हाथ दे दो यहां तो 4 5 और 6 का भार पड़ेगा। जितना नीचे जाओगे भार तो बढ़ता जाएगा। तो ये तो भार पड़ रहा है यहां पे भी, ये प्लस नीचे वाला और पड़ रहा है। तो जो स्थान जितना नीचा होगा वायुदाब उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना आप नीचे जाओगे वायु स्तंभ बढ़ता जाएगा। ओके, ठीक है जी, वायु स्तंभ बढ़ता जाएगा। अब आप देखिए, पृथ्वी पर सर्वाधिक वायुदाब समुद्र तल पर पाया जाता है। यह बात मैं आपको बता चुका हूं, समुद्र तल पर पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है। कोई भी एग्जाम होता है 30 से 40% बहुत आसान सवाल आते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। और कैसे होते हैं? समुद्र तल से ऊपर जाने पर वायु दाब घटता है। ठीक है जी, ऊपर जाएंगे तो वायु दाब घटेगा। आप बताओ, ये आपका बी स्थान था, ये ए स्थान था। मान लो आपका एक और ऊंचा पर्वत आ जाए और वो यहां हो, तो फिर यहां तो बाहर वायु दाब का और कम हो जाएगा, क्यों जो हवा नीचे रहेगी वो तो नीचे ही रहेगी। कॉमनली बात है। देखिए, अब मैं आपको यहां दर लिखूंगा। दर मतलब रेट, वायुदाब कम होने की रेट। 10 मीटर ऊपर जाने पर -1 मिलीबार। 100 मीटर ऊपर जाने पर वायुदाब हो जाएगा 10 मिलीबार। अब ऐसा कहा जाता है कि जब आप 300 मीटर ऊपर जाते हो तो वायुदाब कम हो जाता है 34 मिलीबार। थोड़ा सा ये नीचे ज्यादा होता है, ऊपर जाने पर ये दर घटती जाती, नीचे ज्यादा होती। क्योंकि धरातल के पास वायु ज्यादा सघन होती है, पास, क्योंकि ग्रेविटी ज्यादा खींचती है। एक बात। दूसरी बात, धरातल के निकट भारी वायु होती है। धरातल के निकट क्या होती है? भारी वायु होती है। 2 बातें हो गई ना, ये बातें बता दूंगा। 500 मीटर ऊपर जाने पर -50 मिलीबार। अब सर ये 34 है, आगे वाला 50 है। ये एक डाटा आपको याद रखना है, ये नीचे ही होता है, ऊपर जाने पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। और 1000 मीटर या 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तो आपका 100 मिलीबार कम हो जाएगा। 5 किलोमीटर ऊपर जाने पर 500 मिलीबार कम हो जाएगा। अब समुद्र तल पे वायुदाब कितना था? 1013। 5 किलोमीटर ऊपर चले गए तो कितना हो गया? 1013 था समुद्र तल पे। 5 किलोमीटर ऊपर जाते ही 500 कम हो गया, कितना बच गया? 513 मिलीबार बच गया। बच गया कि नहीं बच गया?
513 मिलीबार बच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वायुदाब धरातल का आधा हो गया। वायुदाब कितना हो गया? धरातल का आधा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वायुदाब धरातल का कितना हो जाता है? आधा। हम लिख देंगे ये बात भी। समुद्र तल से 5 से 5.5 किलोमीटर ऊपर जाने पर वायु दाब धरातल का आधा रह जाता है। आधा रह जाता है, काम की बात है ये, आधा रह जाता है। ठीक है। समुद्र तल से 11 किलोमीटर ऊपर जाने पर वायुदाब धरातल का 1/4 रह जाता है। आप यदि जाओगे कितनी ऊंचाई पे? 11 किलोमीटर, तो आपका वायुदाब रह जाएगा 1/4। और 5 से 5.5 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो वायुदाब रह जाएगा आधा। ठीक है जी। एक बात और ध्यान से सुने, नोट, बहुत काम की बात। क्या काम की बात है? समुद्र तल से ऊपर जाने पर वायुदाब तथा तापमान दोनों घटते हैं। अच्छा, हमने तो कहा था कि तापमान और वायुदाब का उल्टा संबंध होता है, लेकिन यहां तो दोनों घट रहे हैं। जबकि हमने यहां पे एक जगह लिखा था कि तापमान जो होता है उसका उल्टा संबंध होता है। तापमान ज्यादा तो वायुदाब कम, तापमान कम तो वायुदाब ज्यादा। यहां आप तापमान व वायुदाब का धरातल पर उल्टा संबंध होता है। केवल धरातल पर होता है कि जहां तापमान ज्यादा होता है वहां वायुदाब कम होगा, और तापमान कम होगा वहां वायुदाब ज्यादा होगा। लेकिन यहां तो हमने एक बात बताई कि ऊपर जाने पर तो दोनों घटते हैं, तो घटने ही है। आप जो ऊपर जाओगे तो इसलिए घटेगा, हवा तो ये तो नीचे ज्यादा रहेगी, जो ऊपर जाओगे तो वायु स्तंभ छोटा हो जाएगा। आप इसको बोल सकते हो वायु स्तंभ लंबा, ये लंबा है, ये वायु स्तंभ छोटा, ये छोटा है, इसलिए वायुदाब कम हो गया। इसलिए यहां होगा एयर प्रेशर कम और यहां हो गया एयर प्रेशर ज्यादा। अब आपको पहले टॉपिक पढ़ा आपने सूर्य तप, जो सूर्य से प्रकाश आता है उससे हमारा वायुमंडल गर्म नहीं होता। हमारा वायुमंडल गर्म होता है पार्थिव विकिरणों से, और पार्थिव विकिरणों से गर्म होगा तो नीचे तापमान ज्यादा होगा और ऊपर तापमान कम होगा। तो जो आप ऊपर जाओगे नीचे एयर प्रेशर ज्यादा होगा और ऊपर एयर प्रेशर भी कम होगा। तो जो आप ऊपर जाते हो तापमान और वायुदाब दोनों घटते हैं। ठीक है जी। अगली बात पे चले। हमारा तीसरा कारक है वायुदाब को प्रभावित करने वाला, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हो, नमी, इसी को बोलते हैं जल वाष्प की मात्रा, वाटर वेपोर, वाटर वेपोर। अब आप बताओगे क्या? चलो बता दो। शुष्क वायु जो होगी, शुष्क वायु,
वो भारी होगी या हल्की होगी? और आर्द्र वायु भारी होगी या हल्की होगी? बताओ, कोई बताएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ जो बच्चे लाइव चल रहे हो। शुष्क वायु भारी होगी कि हल्की होगी? बताओ, एक अपनी बात बताया करो। चलो मैं बता देता हूं। पहले एक बात, जल वाष्प का भार नाइट्रोजन व ऑक्सीजन, ये दोनों यही ज्यादा मात्रा में होती है भाई। 99% गैस तो ये दोनों ही है, तो वायु इनकी बनी होती है। जलवाष्प का भार नाइट्रोजन व ऑक्सीजन की तुलना में 40% कम होता है। अतः जिस वायु में जलवाष्प होगा, जलवाष्प होगा इसका मतलब हो गया आर्द्र वायु। जिसमें जलवाष्प होगा वो आर्द्र वायु होगी। जलवाष्प, जिस वायु में जलवाष्प होगा वह हल्की होगी, हल्की होगी तथा ऊपर उठेगी, बिल्कुल ऊपर उठेगी। अतः वहां निम्न वायु दाब पाया जाएगा। अतः वहां निम्न वायु दाब पाया जाएगा। अब कई बच्चों के दिमाग में नहीं सर पानी तो भारी होता है। बेटा पानी भारी होता तो जिस हवा में पानी होता क्या वो ऊपर जाती? क्या उससे बादल बनते? क्या बारिश होती? जिस हवा में पानी हो जाता वो भारी हो जाती तो ऊपर जाके बारिश कैसे करती? जिस भी हवा में जलवाष्प आ जाता है वो हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है, और ऊपर उठ के बादल बना के वर्षा करती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो शुष्क वायु जो होगी वो क्या होगी? भारी, भारी वायु। और भारी होगी तो क्या होगा? उच्च वायु दाब। याद रखना। आर्द्र वायु होगी वो क्या होगी? हल्की, हल्की वायु। और हल्की होगी तो क्या होगा? निम्न वायु दाब। समझ में आई बात? आई क्या बात समझ में? एक बार कमेंट करके बताओ ये बात समझ में आई हो तो। इसीलिए जिस वायु में आर्द्रता होती है वह ऊपर उठती है, बादल बनाती है तथा वर्षा करती है, तथा वर्षा करती है। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। कमेंट आया कि हाँ जी समझ में आ गई, ये बात तो ठीक है। लेकिन आपको ये बात अजीब नहीं लगी क्या कि जिस हवा में पानी होता है वो हल्की होती है? आम बच्चा मानता है कि वो भारी होती है। ना ना, भारी नहीं होती। जिस हवा में जलवाष्प होता है वो हल्की होती है। ओके, बात समझ में आ गई। अब आपका
4 नंबर कारक है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, आपको एक बात का पता होना चाहिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाले टॉपिक में आपने पढ़ा है कि पृथ्वी पर ध्रुवों पे ग्रेविटी जो होती है वो 100% होती है और विषुवत रेखा पे 87% होती है। ये बात आपने पढ़ी है। मैं हर बार ये बात बता रहा हूं, विषुवत रेखा पर वायुमंडल विरल होता है। आपने वायुमंडल की संगठन और संरचना में पढ़ा है। ध्रुवों पे वायुमंडल क्या होता है? सघन। ध्रुवों पे वायु पास पास होती है, पास पास। विषुवत रेखा पे थोड़ी दूर दूर होती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी फोर्स कम होता है। अब आप ये कहोगे सर क्यों कम होता है? तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला टॉपिक आपने पढ़ा होगा नहीं, एक बार फिर पढ़ लेना, पूरी वहां क्लियर है। ओके। अब जहां वायुमंडल विरल होगा वहां क्या होगा? कम वायुदाब, यानी एलपी लो प्रेशर, और यहां क्या होगा? एचपी हाई प्रेशर। बस इतनी बात है, समझने वाली बात इतनी है। ध्रुवों पर विषुवत रेखा की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। अतः क्या होगा? ध्रुवों पर वायुमंडल सघन तथा विषुवत रेखा पर विरल होता है। विरल का मतलब वायु के कणों में थोड़ी जगह होती है, वहां पास पास होते हैं। अतः ध्रुवों पर उच्च वायुदाब तथा विषुवत रेखा पर निम्न वायुदाब पाया जाता है। समझ में आई बात? ध्रुवों पर उच्च वायुदाब तथा विषुवत रेखा पर निम्न वायुदाब पाया जाता है। ये आपको पता है ग्रेविटी यहां 100% होती है, 87। क्यों? क्योंकि यहां जहां चुंबकीय बल उत्पन्न होता है ये ध्रुव नजदीक होते हैं और विषुवत रेखा दूर होती है, दूरी ज्यादा होती है। दूरी ज्यादा होती है तो ग्रेविटी फोर्स कम होती है। इतनी बातें समझ में आ गई क्या? बताओ। आ गई तो आगे चले। वैसे ज्यादा प्रभाव तो नहीं होता, लेकिन होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति का आपको एक बात का पता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति सबसे ज्यादा कहां होती है? विषुवत रेखा पे, और सबसे कम कहां होती है? ध्रुवों पे। लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन विषुवत रेखा पे घूर्णन गति का प्रभाव शून्य होता है क्योंकि पृथ्वी का आकार ज्यादा है। लेकिन तेज घूमती है ना, तब वो दूर तो हटती है थोड़ी सी, और उसके कारण क्या होता है? विषुवत रेखा पे निम्न वायुदाब पाया जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण
भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा एक ही होती है। भूमध्य रेखा पर निम्न वायुदाब पाया जाता है, निम्न वायुदाब पाया जाता है। ओके, और बताओ। ये बात थी। अब हम बात करेंगे वायुदाब के वितरण की। वायुदाब का वितरण, तो वितरण तो दो प्रकार का होगा। एक तो धरातल पर, यानी कि क्षैतिज पृथ्वी के धरातल पे कहां उच्च वायुदाब कहां निम्न वायुदाब, और एक लंबवत ऊर्ध्वाधर धरातल से ऊपर की ओर जाने पर। तो पहले हम ऊर्ध्वाधर की बात कर लेते हैं क्योंकि छोटा है, फिर क्षैतिजीय वितरण की बात कर देंगे। तो आपका पहला रहेगा वायुदाब का लंबवत या ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है जी, ऊपर की ओर जाने पर। अभी मैंने आपको बताया भी था पीछे के पॉइंट में, आपको याद हो तो देखो, ये रहा, ये रहा, ये आपका क्या है, ऊंचाई में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब घटता है। 10 मीटर ऊपर जाने पर 1 मिलीबार, 100 मीटर पे 10 मिलीबार, ये सब ऊर्ध्वाधर वितरण ही था। सही देखें तो तो हम बात करेंगे समुद्र तल से ऊपर जाने पर, समुद्र तल से ऊपर जाने पर वायुदाब घटता है। कितना घटता है ये बता दो। तो 10 मीटर ऊपर जाने पर 1 मिलीबार, 100 मीटर ऊपर जाने पर 10 मिलीबार, 1000 मीटर ऊपर जाने पर 100 मिलीबार, 5 किलोमीटर ऊपर जाने पर 500 मिलीबार। अब ऊपर वायुमंडल विरल हो जाता है तो ये वायुदाब घटने की दर कम हो जाती है। ओके, धरातल से ऊपर जाने पर तापमान व वायुदाब दोनों घटते हैं, दोनों घटते हैं। ये बात मैंने आपको तापमान वाली कल परसों सूर्य तप में ही बताई थी। यहां हम एक डायग्राम बना लेते हैं, उससे थोड़ा सा हमें कंपैरेटिवली बातें करने में थोड़ा ठीक हो जाएगा। ऊंचाई, तापमान, वायुदाब। आज हमारा फोकस वायुदाब पे रहेगा। समुद्र तल, समुद्र तल पर तापमान है 15.2 डिग्री सेल्सियस, वायुदाब है 1013.25 मिलीबार। सही बात है कि नहीं ये बताओ। 1 किलोमीटर आप ऊपर चले जाओगे तो वायुदाब कम हो जाएगा 6.5, 6.5 का मतलब 8.7 डिग्री सेल्सियस बच जाएगा। और 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर वायुदाब घट जाएगा 100 मिलीबार, तो 913 मिलीबार बचना चाहिए, बचना चाहिए ना, लेकिन 913 नहीं बचता, 899 मिलीबार बचता है। इसका मतलब शुरू में जब हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो वायुदाब दर से थोड़ा ज्यादा बढ़ता है। अब आप देखो 5 किलोमीटर ऊपर जाने पर, एक के बाद सीधा हम 5 पे आ जाएं, तो 5 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान हो जाएगा -17, कल बताया भी था मैंने, और वायुदाब आपका बचेगा 540 मिलीबार। देखो
बचना कितना चाहिए था? 1013 में से 500 घटा दो, 513 बचना चाहिए था, लेकिन 540 बच गया। इसका मतलब दर घट गई, यहां तो दर ज्यादा थी और यहां घट गई, तो बिल्कुल ऊंचाई में जाने पर दर थोड़ी सी घट जाती है। और 10 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान हो जाएगा -50, 49.7 डिग्री, कल वाली क्लास में बताई थी। और वायुदाब बचेगा 265 मिली बार। इसको आप 1 मिनट के लिए 250 मानोगे तो 1/4 हो गया। इसीलिए हमने कहा था ये तो बच जाएगा 1/4 और ये बच जाएगा 1/2। और ये आपको एक नई बात बता दी। ओके, अब एक बात हमारी समझ में नहीं आई कि धरातल के पास वायुदाब है 1013 मिली बार, यानी कि हाई प्रेशर है कि नहीं है? हाई प्रेशर है। 5 किलोमीटर ऊपर जाएं तो वहां वायुदाब है 540 मिली बार। इसका मतलब यहां क्या हो गया? एलपी हो गया, यहां हो गया एचपी, यहां हो गया एलपी। और एक आपके इधर जाएं हम 5 किलोमीटर दूर, यहां वायुदाब है 900 मिली बार, यहां पे भी उसकी कंपैरिजन में एलपी है। अब यहां से हवा इधर चलने की बजाय इधर चलती है, क्यों? मतलब ये वाली हवा क्यों नहीं चलती? इनका नाम होता है ऊर्ध्वाधर पवन, संवहनीय पवन। संवहनीय पवन इंग्लिश में कहते हैं एयर करंट। एयर करंट। तो ये एयर करंट क्यों नहीं चलती? बताओ, जल्दी बताओ कमेंट करके। बात समझ में आई हो तो मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप बता दो। आप बताते नहीं हो, बस यही कमी है। ओके, ये पवन ऊपर जाएगी ना, ये ऊपर जाना चाह रही है, इसको ग्रेविटी पकड़ लेगी, जाने नहीं देगी, छोड़ेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं। ऊपर जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल इसको पकड़ के नीचे खींचेगा। इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल इन तीनों को नहीं चलने देता है, या कम मात्रा में चलने देता है, ज्यादा प्रभावी नहीं होती। और ये वाली प्रभावी होती, क्योंकि जितना ग्रेविटी यहां है उतना ही ग्रेविटी फोर्स यहां है, तो यहां बराबर है। आप अपना हाथ है ना, अपना हाथ, इस हाथ को ऐसे ऊपर नीचे करके देखो, ऊपर ले जाओगे तब जोर आएगा, नीचे जाएगा तो अपने आप आ जाएगा। और आप ऐसे करो, कोई जोरदार नहीं आएगा। तो यहां ग्रेविटी काम नहीं करती है धरातल के समानांतर, और लंबवत जब जाओगे आओगे तो ग्रेविटी काम करेगी, ये बात ध्यान रखना। ओके, बात समझ में आई हो तो एक बार कमेंट कर दो। ओके, नहीं आई है, दोबारा बतानी है तो भी आप कमेंट करें, मैं दोबारा बता दूंगा एक बार। हाँ, ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता। दाब प्रवणता का मतलब होता है दो स्थानों के मध्य वायुदाब में अंतर। ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता, ये दिखेगा क्या कलर? देखना भाई एक बार, दिखता है क्या? यही ठीक है ना? ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता से, क्षैतिज दाब प्रवणता से अधिक होती है। ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता से अधिक होती है, अतः शक्तिशाली ऊर्ध्वाधर
पवनें चलनी चाहिए। पवनी चलनी चाहिए, लेकिन चलती नहीं। परंतु इस ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता के प्रभाव को कोरियालिस बल, अरे सॉरी, कोरियालिस नहीं भाई, गुरुत्वाकर्षण बल, कोरियालिस बल नहीं भाई, गुरुत्व बल संतुलित कर देता है। अतः ऊर्ध्वाधर पवनें ज्यादा प्रभावी नहीं होती है, ज्यादा प्रभावी नहीं होती है। ये बात है, मैंने सीधी बात ही बता दी कि जब पवन ऊपर जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल उसको पकड़ लेगा, ऊपर जाने ही नहीं देगा। कोई पवन नीचे आएगी तो उसको जल्दी पकड़ के नीचे लाएगा, तो काम तो करेगा ही ना, इधर ऊपर नहीं जा सकती। ओके, जहां धरातल पे न्यून वायुदाब होता है वहां ऊपर से खूब पवन नीचे उतर सकती है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि धरातल पर वायुदाब है 1013 मिलीबार, 5 किलोमीटर ऊपर हो गया आधा, 11 किलोमीटर ऊपर हो गया 1/4। फिर वायुमंडल तो बहुत ऊंचाई तक है, 1000 किलोमीटर तक है, और ये वायुदाब यहीं घट गया। क्यों? क्यों? आपसे पूछ लिया जाए, धरातल के निकट वायुदाब अधिक होने के कारण, इसी बात को एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि धरातल से दूर जाने पर तेजी से वायुदाब घटता है, क्यों? ऊपर जाने पर धीरे धीरे घटता है, धरातल के पास तेजी से घटता है, क्यों? तो नंबर 1, धरातल के निकट सी की अधिकता होती है, अतः धरातल के निकट सघन वायुमंडल पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि यहां अणुओं के बीच में दूरी कम होती है, जो जो आप ऊपर जाते जाओगे अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, ऐसे। तो धरातल के पास वायुमंडल सघन है तो ज्यादा वायु है, ज्यादा वायु तो बाहर भी ज्यादा होगा। दूसरी बात, धरातल के निकट भारी गैस पाई जाती है। धरातल के निकट भारी गैस पाई जाती है, वायुमंडल में जो सबसे भारी गैस है वो धरातल के निकट पाई जाएंगी। सही बात है। ये वाली बात मैंने आपको बताई थी, एक ये वाली बात बताई थी। ये 3 मूल कारण होते हैं जिसके कारण धरातल के निकट वायुदाब ज्यादा होता है, ऊपर जाएंगे तो कम हो जाएगा। तीसरा आप ये भी कह सकते हो, धरातल से ऊंचाई में जाने पर गुरुत्व बल कम हो जाता है, तथा
हल्की गैसें पाई जाती हैं, है ना। ये आपकी बात थी। वायुदाब के लंबवत वितरण की, वायुदाब के लंबवत वितरण की या ऊर्ध्वाधर वितरण की, ये आपकी बात थी। यहां आपको मैंने कुछ कंपैरेटिवली बातें बताई दो, तो आप थोड़ा सा इसको लेके समझ गए होंगे। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे वायुदाब के क्षैतिज वितरण की। वायुदाब का क्षैतिज वितरण। क्षैतिज का मतलब होता है धरातल पर, धरातल पर। और आपको एक बात का पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर, ये मैं मैनुअली इसलिए बनाता हूं कि आपको थोड़ा सा समय मिले, बातें समझ में आए। बना बनाया चित्र लगा दिया उठा के, उसमें कोई समझ में नहीं आता। पीपीटी जो होती है वो दिखती सुंदर है, लगती सुंदर है, अच्छा लगता है, लेकिन उसका रिजल्ट सही नहीं होता। तो आपकी पहली वायुदाब पेटी जो होती है वो ये होती है, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के बीच, और इसका नाम होता है भूमध्य रेखीय एलपी। एलपी का मतलब लो प्रेशर बेल्ट, निम्न वायुदाब। फिर आपकी होती है 30 से 35, 30 से 35, ये दोनों तरफ होती है 30 से 35 के बीच में। ये आपकी होती है उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। फिर आपकी होती है 60 से 65, इसका नाम होता है उपध्रुवीय। क्या नाम होता है? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। और ये होती है आपकी ध्रुवों के आसपास ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ऐसे ही यहां होती है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ये आपकी एक होती है 60 से 65 दक्षिण में, ये दक्षिण है, ये सब उत्तर है। इसका नाम होता है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। देखो आप इधर एलपी लो प्रेशर, इधर एचपी दोनों तरफ, फिर आपका दोनों तरफ एलपी, और फिर दोनों तरफ एचपी हाई प्रेशर। ये आपकी पेटी होती है। अब कितनी पेटी हो गई? ये 7 हो गई। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सर ये दो अलग अलग कैसे? बेटा इसके लग जाएगा उत्तरी, इसके लगेगा दक्षिणी, दोनों हैं तो अलग अलग ना। इसके लगेगा उत्तरी, इसके लगेगा दक्षिणी, इसके लगेगा उत्तरी, इसके लगेगा दक्षिणी। तो ये आपकी 4 नंबर, ये आपकी 5 नंबर, ये आपकी 6 नंबर, और ये आपकी 7 नंबर। तो पृथ्वी पर वायुदाब पेटियों के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर कुल 7 वायुदाब पेटी पाई जाती है, जिनके 4 समूह होते हैं। समूह तो 4 ही हैं, ए बी दोनों सेम है, और ये दोनों सेम है, और ये दोनों सेम है। ठीक बात है। तो पृथ्वी पर 7 वायुदाब पेटी व 4 समूह पाए जाते हैं। ओके,
ये आपकी बात है। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? वायुदाब के धरातल पर वितरण या अक्षांशीय वितरण को क्षैतिज वितरण कहते हैं। क्षैतिज वितरण कहते हैं। सही बात यह है, पृथ्वी पर वायुदाब पेटियों के रूप में पाया जाता है। पाया जाता है। अगली बात, कितनी वायुदाब पेटी पाई जाती है? पृथ्वी पर 7 वायुदाब पेटी पाई जाती हैं, जिनके 4 समूह हैं। ग्रुप 4 ये हैं, ओके। इन सात में 3 तापजन्य, मतलब 3 पेटियों का जन्म तापमान के कारण होगा। किस किस का? इसका, या टेम्परेचर ज्यादा होता है इसलिए वायुदाब कम होता है, और यहां टेम्परेचर कम होता है इसलिए वायुदाब ज्यादा होता है, यहां टेम्परेचर कम होता है इसलिए वायुदाब ज्यादा होता है। 1, 2 और 3 वायुदाब पेटी जो है वो तापजन्य है। बहुत बार सवाल पूछा जाता है। इन 7 में 3 तापजन्य व 4 गतिजन्य पेटी है। अब एक बार एक सवाल आया, यदि पृथ्वी अपनी घूर्णन गति बंद कर दे तो पृथ्वी पर कितनी वायुदाब पेटी होंगी? बताओ। तो पृथ्वी घूर्णन गति बंद कर देगी तो ये गतिजन्य पेटी खत्म हो जाएंगी। कितनी बच जाएंगी? 3। 3 बच जाएंगी, 4 समाप्त हो जाएंगी। तो ये बात लिख दूं? चलो लिख देता हूं। नोट, यदि पृथ्वी अपनी घूर्णन गति बंद कर दे तो पृथ्वी पर 4 गतिजन्य पेटी लुप्त हो जाएंगी तथा केवल 3 पेटी बचेंगी। केवल तापमान वाली बचेंगी, ये दोनों, ये गति वाली बंद हो जाएंगी। अब एक एक बात दोबारा बताऊंगा, पूरी बातें पूरी समझ में आएंगी। इतनी बातें समझ में आ गई। छोटी छोटी बातों को भी मैं आपको ये समझ के बता रहा हूं कि भाई पहले आपने पढ़ी नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ऑनलाइन वही बच्चे खरीदते हैं जो पहली बार तैयारी करते हैं। कहीं उनकी बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, कोई घर गृहस्थी में लगे होते हैं और बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उनको बड़े धीरे धीरे समझाना होता है। जो बहुत बच्चा एक्सपर्ट हो गया वो ऑनलाइन खरीदते ही नहीं है। अभी आजकल ज़माना बदल रहा है। वो जिसको ऐसे लगने लग जाता है अब मैं बहुत एक्सपर्ट हो गया, वो कहीं ना कहीं ऑफलाइन ज्वाइन कर लेता है, हमारे पास आके ज्वाइन कर लेता है। तो ऑनलाइन का मतलब ही ये है कि एक एक बात बड़े धीरे धीरे छोटी छोटी बातों को जीरो से लेके लास्ट तक हम बातें बताएं, समझाएं।
बच्चे के समझ में आए? हाँ, अब हम पहली पेटी का अध्ययन करेंगे। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी का अध्ययन करेंगे, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी का अध्ययन करेंगे। बड़ा मजा आएगा, आप जुड़े रहिए, बातों को सुनते रहिए। आज के लिए बहुत हो गया तो बताइए आप, नहीं तो क्लास को चलने देते हैं। हाँ, अब हम बात करेंगे पहली पेटी की, और उस पहली पेटी का नाम है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, आसान सी बात है। सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा, है कहां, पृथ्वी पे कहां है? ये आपकी पृथ्वी, और ये 0 डिग्री अक्षांश, ये 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, ये आपकी विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है। सीधा सा उत्तर है इसका कि इस पेटी में सूर्य जो होता है वो वर्ष भर सीधा चमकता है। भाई सूर्य कर्क रेखा तक ऊपर जाएगा, नीचे मकर रेखा तक जाएगा, लेकिन सीधा तो चमकेगा ही ना, विषुवत रेखा के आसपास सीधा चमकेगा। तो सबसे पहली बात है कि यहां सूर्य सीधा चमकता है। जो बातें मैं आपको बताता चलूंगा वही बातें मैं आपको समझाता चलूंगा। विस्तार, इस पेटी का विस्तार कहां से कहां है? 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के बीच, ये इसका विस्तार है। ओके, दूसरी बात, यहां सूर्य वर्ष भर सीधा चमकता है, सीधा चमकता है। आपको भी पता है सूर्य विषुवत रेखा पे तो सीधा ही चमकता है, भाई कर्क रेखा तक ऊपर जाता है। लेकिन बेटा एक पहले नहीं बताना चाह रहा था मैं, आप सुने तो आपको यह भी पता चलेगा, जब सूर्य कर्क रेखा पे आ जाएगा ना, तब ये पेटी भी 0 से 10 डिग्री उत्तर हो जाएगी, और जब सूर्य मकर रेखा पे जाएगा तो पेटी भी नीचे हो जाएगी। तो ये आखिर में बताऊंगा ये बात, आप एक बार सैद्धांतिक दृष्टि से ये मान लो कि सूर्य कहां सीधा चमकता है? विषुवत रेखा पे, और सूर्य विषुवत रेखा पे सीधा चमकेगा तो क्या होगा, बस इतना मान के चलो। यहां सूर्य वर्ष भर सीधा चमकता है, अतः पवने गर्म होकर ऊपर उठती हैं। अब बताओ आप, पवन गर्म होगी तो ऊपर उठेगी, कॉमनली बात है, और ऊपर उठेगी तो क्या होगा? पहली बात बताई थी, जब हवा यहां थी वो ऊपर उठ गई तो फिर यहां हवा बची ही नहीं, यहां हवा बची नहीं, खाली हो गया क्षेत्र, तो यहां क्या होगा? निम्न वायुदाब होगा। अतः यहां निम्न वायुदाब पाया जाता है। अच्छा जी, निम्न वायुदाब पाया जाता है, किसके कारण पाया जाता है? कि तापमान ज्यादा है, तापमान ज्यादा है। इस पेटी में उच्च ताप, इसलिए क्या होता है? निम्न वायुदाब, और उच्च ताप के कारण निम्न वायुदाब है। अतः ये कैसी पेटी हो जाएगी? तापजन्य पेटी। ये कौन सी पेटी हो जाएगी? तापजन्य। इस पेटी की उत्पत्ति किसके कारण हुई? तापमान के कारण, इसलिए ये तापजन्य पेटी है। ओके, बात समझ में आ गई? अगली बात, आपको कई बार बता चुका हूं पिछले टॉपिक में, जब पवन गर्म होके ऊपर उठेगी तो उसका नाम क्या होगा? संवहनीय पवन।
उसका नाम क्या होगा? 7A पवन। तो आप बताओ इस पेटी में कौन सी पवन चलेंगी? हाँ, जब पवने गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो उन्हें सवहनीय पवन, तो उन्हें क्या कहते हैं? सवहनीय पवन कहते हैं। ठीक है जी। सूर्य सीधा चमका इसलिए तापमान ज्यादा, तापमान ज्यादा तो वायुदाब हो गया कम। पवन गर्म होके ऊपर उठी तो उसको सवहनीय पवन कहते हैं। आपको भी एक बात का पता होगा, जब पवन ऊपर उठेगी तो ऊपर उठती तो ग्रेविटी सब चीजों को पकड़ के रखती है, तो किसी को भी हिलने नहीं देती। जब हवा ऊपर उठती है तो पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता, पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता, ये सोच लो आप। और इसलिए इस पेटी को शांत पेटी या डोलड्रम कहते हैं। ये डोलड्रम जो है ये हमारी भाषा का शब्द नहीं है, इसका मतलब है द काल्म बेल्ट। काल्म मतलब एकदम शांत वाला। ओके, जब पवन ऊपर उठती है तो पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता, नहीं हिलता है। अतः इस पेटी को डोलड्रम, ये आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम में तो बहुत बार आ चुका है। अतः इस पेटी को क्या कहते हैं? डोलड्रम या शांत पेटी। डोलड्रम या शांत पेटी कहते हैं। सेकंड ग्रेड में यूजीसी नेट में, मेरा कहने का मतलब हजारों बार आया हुआ सवाल है ये डोलड्रम वाला। डोलड्रम या शांत पेटी कहते हैं। आपको मैंने अभी तक एक ही बात बताई है कि सूर्य जो है वो सीधा चमकता है। सूर्य सीधा चमकेगा तो पवन होंगी गर्म। आपको पता है जैसे पवन का तापमान 27 डिग्री से ज्यादा होगा पवन ऊपर उठना शुरू हो जाएगी, और पवन ऊपर उठना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा? निम्न वायुदाब। पवन ऊपर उठती उनको क्या कहते हैं? सवहनीय पवन। और पवन ऊपर उठेगी तो पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलेगा, इसलिए इस पेटी को क्या कहते हैं? डोलड्रम या शांत पेटी कहते हैं। ओके, एक बात अगले आने वाले टॉपिक में और क्लियर हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, जो भी पवन ऊपर उठेगी, चाहे वो कैसे भी उठे, चाहे पर्वत से टकरा के ऊपर उठे, चाहे चक्रवात में ऊपर उठे, जब कोई भी पवन ऊपर उठती है तो वो फैलती है, और फैलने से उसका तापमान कम होता है, और तापमान कम होने से उसके अंदर जो जल वाष्प है वो जल की बूंद बनाता है, जल की बूंद, और बारिश शुरू कर देता है। जहां पे भी पवन ऊपर उठेगी वहां वर्षा होगी। ये नियम है, वर्षा केवल वहीं होगी जहां पवन ऊपर उठेगी। चाहे कैसे भी ऊपर उठे, यदि पवन ऊपर उठेगी तो ही वर्षा होगी, नहीं तो वर्षा नहीं होगी। ये नियम है। समझ में आई बात? तो आपको अब ये बात का पता होना चाहिए कि यहां पवन ऊपर उठती है तो वर्षा तो होनी है। यह या इस पेटी में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है।
सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान मौसिनराम है और सर्वाधिक वर्षा वाली पेटी विश्वतरेखीय निम्न वायदा पेटी है। जहां पे भी पवन ऊपर उठेंगी वहां हर रोज वर्षा होगी, याद रखें। अब आपको एक बात का पता होना चाहिए, इस पेटी में प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब हर रोज 2 PM बाद मूसलाधार वर्षा होती है। क्यों साहब? सूर्य निकला, 12 बजे तक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, पवने गर्म होके ऊपर उठना शुरू, 2 बजे तक बादल बने, बारिश शुरू। और हर रोज का काम है कि 2 बजे के बाद मूसलाधार वर्षा होती है और इसलिए यह विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाली पेटी है। आप बताओ, अब एक बात बताओ, इस पेटी में तापमान अधिक, अच्छा जी, तापमान अधिक और वर्षा अधिक। अब पेड़ पौधों को और क्या चाहिए? CO2 भोजन बनाने के लिए, वो अधिक है ही। जब दोनों चीजें अधिक होती हैं, वर्षा और तापमान, तो आप बताओ क्या होंगे? तो यहां होगी सदाबहार सघन वन, सदाबहार सघन वन होंगे। मतलब इस पेटी में एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। ओके, इस पेटी में सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े। आप मुझे एक बात बताओ कि ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, ये 5 डिग्री, ये 5 डिग्री। यहां महाद्वीप कौन से? एक तो आपके पास यहां महाद्वीप रहेगा अफ्रीका, और एक आपके पास महाद्वीप रहेगा यहां दक्षिणी अमेरिका। 2 ही महाद्वीप रहेंगे। इस वाले एरिया में नदी बहेगी, ये वाली, जिसका नाम है कांगो, कांगो नदी, कांगो बेसिन नाम होगा इसका। और यहां आपके एक नदी बहेगी जो विषुवत रेखा पे गिरती है, इसका नाम है अमेजन, अमेजन बेसिन। ये आपके सदाबहार वन कहां मिलेंगे? कांगो बेसिन और अमेजन बेसिन में, 2 जगह मिलेंगे। ये वन मुख्यतः कांगो बेसिन एवं अमेजन बेसिन में मिलते हैं। ठीक बात है। और इन वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। ये विश्व के सबसे ऊंचे वृक्षों वाले वन है। आपको पता होना चाहिए 60 मीटर तक ऊंचाई होती है। ओके जी, एक बात और देखें फिर, इस पेटी में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता पाई जाती है, पाई जाएगी साहब,
क्योंकि सघन सदाबहार वन हो गए तो सर्वाधिक जैव विविधता तो पाई जाएगी। और यदि आप देश की बात करें तो देश कौन सा है जहां सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ब्राजील। अरे ये वाले देश का नाम क्या है? ब्राजील है। तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? ब्राजील। ओके, अब बताओ इस पेटी में ऋतु परिवर्तन होता है क्या? इस पेटी में ऋतु परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? आप खुद कह रहे थे 2 मिनट पहले कि इस पेटी में हर रोज दोपहर 2 बजे बाद मूसलाधार वर्षा होती है। जब हर रोज ही बारिश होती है तो फिर ऋतु परिवर्तन कहां हुआ? ना, नहीं हुआ। तो यहां ऋतु परिवर्तन नहीं होता। ध्यान से देखना, अगली बात क्या है? अतः यहां रात्रि को शीत ऋतु कहा जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हर बच्चा अपना दिमाग लगा देता है और यदि पूछ लिया जाए रात्रि को शीत ऋतु कहां कहा जाता है तो बच्चा उत्तर देगा तुरंत सर ध्रुवों पे, क्योंकि ध्रुवों पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। 6 महीने की रात वाली तो शीत ऋतु और 6 महीने की गर्मी वाली ग्रीष्म ऋतु। अपने आप सोच लेता है। अरे आप सोचो बेटा, ध्रुवों पे 12 के 12 महीने क्या होती है? शीत ऋतु। चाहे दिन और चाहे रात वहां बर्फ जमी रहनी है तो वहां पूरे साल एक ही ऋतु होती है, शीत ऋतु। कल मैंने बताया भी था। शीत कटिबंध में पूरी साल शीत ऋतु, विषुवत रेखा पे पूरी साल ग्रीष्म ऋतु। विषुवत रेखा पे रात में थोड़ा तापमान कम होता है तो वहां लोगों को आराम मिलता है, इसलिए वो लोग रात्रि को शीत ऋतु कह देते हैं। रात्रि को क्या कह देते हैं? शीत ऋतु। इस पेटी में ऋतु परिवर्तन नहीं होता तो यहां रात्रि को शीत ऋतु कहा जाता है, क्योंकि रात्रि में थोड़ा तापमान घटता है। थोड़ा तापमान घटते ही इन लोगों को आराम मिलता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है जी, और कोई बात बताओ इसके अलावा आपको आती हो, मैंने नहीं बताई हो? ओके, चलो अब हमने जितनी बात की उसको मोटी मोटी बातों को एक साथ लिख देते हैं सबको। शांत वायु, ठीक बात है जी। सर शांत वायु क्यों? बेटा यहां पवन गर्म होके ऊपर उठती है और जब हवा ऊपर उठेगी तो पेड़ का पत्ता ही नहीं हिलता। आपने गांव में सुना होगा, आज तो हवा का सांस ही नहीं चल रहा, पेड़ का पत्ता ही नहीं हिल रहा। या तो आंधी आएगी या मे आएगा, बारिश आएगी। उसके पीछे रीजन यही होता है, जब हवा ऊपर उठेगी तो निम्न वायुदाब हो गया, या तो कहीं ना कहीं से तेज हवा आ जाएगी आंधी, या फिर ऊपर जाके ये हवा बारिश कर देगी। तो इस पेटी की खास बात है शांत पवन, उच्च आर्द्रता, हर रोज दोपहर 2 बजे बाद वर्षा, इसका मतलब उच्च आर्द्रता। प्रतिदिन वर्षा, ये बात भी सही है भी, प्रतिदिन वर्षा, हर रोज बारिश होती है। सवहनीय पवन, सवहनीय पवन का मतलब होता है पवन गर्म होके ऊपर उठती है, वो वाली सवहनीय पवन। इस पेटी की मुख्य विशेषता है, बता दो भाई, इतनी बात समझ में आ गई क्या? एक बार बता दो, इतनी बातें समझ में आ गई क्या? आ गई? चलो अगली बात पे चलते हैं। ये पेटी करती क्या है? ये आपकी 0 से 5 और 5 होती है, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण होती है।
लेकिन जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है 23.5 डिग्री उत्तर पे, तो आपकी ये पेटी 0 से 10 डिग्री उत्तर हो जाती है और तब इसका नाम होता है NITCZ। और जब सूर्य दक्षिण में चला जाता है, यह बात भी पता रखना, जब सूर्य 23.5 डिग्री दक्षिण में सीधा चमकता है तो आपकी यह पेटी 0 से 10 नीचे आ जाती है और तब इसको कहते हैं SITCZ। मतलब ये वायुदाब पेटी सूर्य के साथ एक बार ऊपर और एक बार नीचे होती है, सूर्य के साथ एक बार ऊपर और एक बार नीचे होती है, तो इसलिए इसका नाम होता है ITCZ। ITCZ, I मतलब इंटर, T मतलब ट्रॉपिकल, मतलब उष्ण कटिबंध में, ट्रॉपिकल में, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन, ऊपर नीचे होने वाली, जोन मतलब क्षेत्र, तो ये इसका नाम होता है। ओके, यह पेटी सूर्य के साथ उत्तरायण एवं दक्षिणायन होती है। अच्छा जी, सूर्य ऊपर जाएगा तो ऊपर चली जाएगी, नीचे आएगा तो नीचे चली जाएगी, अतः इसे अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण पेटी ITCZ कहते हैं। किसको? ITCZ कहते हैं। ओके, ITCZ, इसका मतलब क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्शन जोन, इसको ITCZ कहते हैं। बात समझ में आई? बताओ आई क्या? चलो आज के लिए बहुत है मेरे हिसाब से, या और पढ़ाएं? बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी से आप बताइए कि और पढ़ाएं या बहुत है। हमारी एक वायदा पेटी कंप्लीट हो गई। अब थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिए लास्ट में। हेलो,